Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this video session we are going to continue our discussion on the chapter from the diary of Anne Frank written by Anne Frank. तो पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर का बैकग्राउंड देख लिया था, एने फ्रैंक के बारे में भी थोड़ा सा जान लिया था। वो ये था कि ये एक जर्मन बॉर्न जेविस गर्ल थी जो हिटलर के नाजिज्म की वजह से हिटलर चूंकि जेविस लोगों को वो मास एसेसिनेशन करा देता था या मार डालता था और उसी का ये भी शिकार हुई थी। तो उन्होंने एक डायरी लिखी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और वो डायरी उनकी डेथ के बाद उनके फादर ने पब्लिश कराई और ये नॉन फिक्शनल नॉवेल के फॉर्म में पब्लिश हुआ, डेट इज द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और ये बहुत पॉपुलर हुआ। ओरिजिनली इट वाज रिटन इन डच लैंग्वेज, बाद में इसका सेवरल अदर लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हुआ और ये डायरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई। मोर देन करोर्स ऑफ कॉपीज हैज बीन सोल्ड। तो इसी डायरी से यानी इसी नॉन फिक्शनल नॉवेल से आपका ये जो चैप्टर है एक छोटा सा एक्सर्प्ट है विद स्लाइट एडेप्टेशन, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ये एक्सर्प्ट आपके सिलेबस का पार्ट है। सो हमने बैकग्राउंड ऑलरेडी देख लिया था एंड इन दिस सेशन इस चैप्टर में एक छोटा सा इंसिडेंट है जो एन फ्रैंक शेयर करती हैं अपने उस डायरी में। उस इंसिडेंट को देखेंगे एंड अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन फ्रैंक्स लाइफ, उनका लाइफ, उनके आसपास जो लोग थे, उनकी फैमिली में कौन कौन था वो देखेंगे एंड दैट इंसिडेंट, वो जो छोटा सा इंसिडेंट जो इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है उसको देखने की कोशिश करेंगे। एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल हैव सम डिस्कशन ऑन सैंपल क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स बिगिन। देखिए एने फ्रैंक की लाइफ की अगर हम बात करें तो उनके फादर एंड मदर, उनकी जैसे हमने पहले पार्ट में देखा कि ऑल्दो शी इज हैविंग ए गुड फैमिली, ऐसा नहीं था कि उनके फैमिली में लोग नहीं थे, इसके बावजूद वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताती हैं एंड शी नेम्ड हर डायरी एज किटी। किटी नाम वो अपनी डायरी को देती हैं। और उनके फादर वो जिस तरीके से लिखती हैं कि उनके फादर जो है ही वॉज 36 ईयर ओल्ड एंड मदर वॉज 25 ईयर ओल्ड व्हेन दे गेट मैरिड, जब दोनों की शादी हुई। एंड शी वॉज बॉर्न इन 1929। जो एन फ्रैंक है उनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 एंड सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन 1926। उनकी एक एल्डर सिस्टर भी थी who was born in 1926। तो ये सब कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। उनके फादर एंड मदर गेट मैरिड। पहली चाइल्ड, दो गर्ल चाइल्ड ही थी, उनकी एक एल्डर सिस्टर डेट इज मार्गोट फ्रैंक एंड सेकेंड वन इज एन फ्रैंक। तो 1929 में इनका बर्थ हुआ। चूंकि जर्मनी में हालात अच्छे नहीं चल रहे थे, दैट्स वाई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 एंड मदर ऑल्सो वेंट विथ हिम। 1933 में पहले फादर हॉलैंड चले गए, वहां इमिग्रेट हो गए, कुछ दिनों बाद उनकी मदर भी वहां चली गई। उसके बाद जो उनकी ये लोग अपने ग्रैंड मदर के साथ रहते थे। हिज रिलेशनशिप विथ हर ग्रैंड मदर वॉज क्वाइट पायस, आप कह सकते हो, एज वेल एज द रिलेशनशिप वॉज क्वाइट डीप विथ हर ग्रैंड मदर। उनकी डेथ के बाद एन फ्रैंक को अच्छा उतना नहीं लगता है, सी फेल्ट क्वाइट अपसेट। तो ये लोग अपनी ग्रैंड मदर के साथ यहीं रह रहे थे और इनके फादर एंड मदर जो है वो इमिग्रेट होकर के हॉलैंड में चले जाते हैं 1933। थोड़ा सा आपको एज का ध्यान रखना है कि 1929 में ये इनका बर्थ हुआ था, 1933 में 4 साल तक ये अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं और फिर इनके पेरेंट्स हॉलैंड चले जाते हैं और फिर 2 साल जो है वो अपनी लाइफ के द 4 to 6 ईयर वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती हैं। ठीक है, फिर उनकी बड़ी बहन जो है मार्गोट वेंट हॉलैंड इन दिसंबर एंड एने फॉलोड इन फरवरी। ये जो चीज है वो आपको होता है अराउंड 37 के आसपास, 39 के आसपास। 1939 के दिसंबर में जो मार्गोट है वो यानी कि उनकी एल्डर सिस्टर जो है वो हॉलैंड चली जाती हैं और फिर फरवरी में एन फ्रैंक भी हॉलैंड चली जाती हैं। एन स्टडीड देयर इन मॉन्टेसरी स्कूल। एन वहाँ जो है वो मॉन्टेसरी स्कूल एक होता है, वहाँ पे हॉलैंड में ही वो उनकी बेसिक पढ़ाई स्टैंडर्ड 6 तक वहीं होती है। ग्रैंडमा डाइड इन 1942। ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है 1942 में और वो बताती हैं कि 1942 के बाद वाला जो बर्थडे था इट वाज नॉट अ ग्रेट सेलिब्रेशन, क्योंकि जनवरी में ग्रैंडमा की डेथ हुई है और फिर इनका जो बर्थ था वो कब होता था, जून में होता था।
तो जून में इनका जो बर्थडे होता था वो काफी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया. इन स्पाइट ऑफ दैट शी गॉट अ डायरी एज अ बर्थडे प्रेजेंट और एज अ बर्थडे गिफ्ट. तो उनको एक डायरी गिफ्ट में मिलता है. उनका बर्थडे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होता है because of her grandmother death, and she was quite upset also because of her grandmother death. उनकी डेथ हो जाती है 1942 में, क्योंकि बीच के जो कुछ टाइम रही थी वो ग्रैंडमदर के साथ रही थी 2 साल, जब उनके फादर एंड मदर हॉलैंड में थे एंड ये लोग यहीं पे जर्मनी में रिसाइड कर रहे थे. सो द स्टिल जो उनकी फैमिली के सिचुएशंस थे इट वाज क्वाइट गुड. ही हैज लविंग पेरेंट्स. वो बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करती हैं कि ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे थे. द फोर ऑफ देम बोले तो फोर ऑफ देम रेफर्स टू मार्गट, हिज एल्डर सिस्टर, हर एल्डर सिस्टर, एंड फ्रैंक and her father and mother. So four of them were still doing well, and the diary starts with the date 20 June 1942. डायरी जो है वो 20 जून 1942 को उसमें उसकी पहली एंट्री होती है. She got her diary on her birthday, that is 12 June 1942. अपने 13 बर्थडे पे उनको वो मिलता है 12 जून को, और 20 जून से वो जो है उस डायरी में पहले एंट्री होती है. तो क्या चीज़ है वो डायरी में पहले तो एंट्री होती है, तो वो अपना ब्रीफ स्केच बता देती हैं कि कोई भी अगर इस डायरी को पढ़े तो उसे जो है उनकी फैमिली के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत पता हो. एंड इन द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर विद, एक छोटा सा अपने स्कूल के इंसिडेंट का जिक्र करती हैं. अपने मैथ्स टीचर के साथ उनके रिलेशनशिप कैसे थे, और मैथ्स टीचर उन्हें किस तरीके से पनिश किया करते थे, क्या होमवर्क्स देते थे, उस इंसिडेंट को इसमें दिखाया गया है. सो वी विल डिस्कस दैट इंसिडेंट नाउ. सो ये लाइन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइन दैट एन फ्रैंक हैज रिटन, दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ. ठीक है. एक्चुअली उनके क्लास में क्या चल रहा होता है कि वो लोग नए क्लास में शिफ्ट होने वाले होते हैं, प्रमोट होने वाले होते हैं, और रिजल्ट के बेसिस पे ये डिसाइड होना होता है कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रहेगा. और बहुत सारे लोग अपना अपना प्रेडिक्शन कर रहे थे कि क्या होगा. 2 बच्चे भी वो पूरी रात बेट लगा रहे थे कि कौन पास करेगा कौन फेल होगा. और उसी को लेकर के एन फ्रैंक एक स्टेटमेंट अपनी डायरी में लिखती हैं, दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ. बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. किसको कितने मार्क्स मिलेंगे ये प्रेडिक्ट कर पाना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. फिर वो अपने स्कूल का डिस्क्रिप्शन देती हैं कि देयर वर 9 टीचर्स, जिनमें से 7 मेन थे एंड 2 वेमेन थी. उनके एक मैथ्स टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर कीजिंग. और एज यू ऑल नो मैथ्स टीचर की एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है, एंड जनरली चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स गेट टू हेट मैथ्स टीचर. और मैथ्स टीचर की जो इमेज होती है वो पूरी दुनिया भर में ऑलमोस्ट यही है कि दे वेर स्ट्रिक्ट बाय नेचर, आमतौर पे स्ट्रिक्ट होते हैं. और यहाँ पे भी जो इनके मैथ्स टीचर हैं यानी कि मिस्टर कीजिंग है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं. और चूंकि एन फ्रैंक से भी वो काफ़ी गुस्सा रहते हैं, बिकॉज एन फ्रैंक इज अ काइंड ऑफ गर्ल हु यूज्ड टू टॉक अ लॉट वाइल द क्लास. तो बहुत ज़्यादा वो बात किया करती थी क्लासरूम में और क्लास के दौरान. तो उनके मैथ्स टीचर क्या करते हैं, उन्हें एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं एज ए पनिशमेंट. मिस्टर कीजिंग गिव्स एक्स्ट्रा होमवर्क टू द एन फ्रैंक, और वो एक्स्ट्रा होमवर्क होता है, एक ऐसे लिखना होता है ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स. और वो चैटर बॉक्स किसको बुला रहे होते हैं, एन फ्रैंक को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती है क्लासरूम में. तो उसे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है एक ऐसे लिखने के लिए ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स. एंड अपने घर जाती है, काफ़ी सोचती है कि वो क्या लिखे, इस बारे में क्या लिखे. और फाइनली चूंकि वो कुछ पॉजिटिव तरीके से लिखना चाहती थी कि चैटर बॉक्स होना इट्स नॉट, और अपने आर्गुमेंट्स को एक तरीके से फेवर में अपने आर्गुमेंट्स जो है वो उस ऐसे में रखना चाहती थी कि बीइंग ए चैटर बॉक्स इज नॉट अ बिग डील, और कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है. तो ये चीज़, तो सी रोट, बहुत ज़्यादा वो सोचती है, एंड सी रोट 3 पेजेस ऑन द टॉपिक. और उसके आर्गुमेंट्स जो होते हैं ऑलमोस्ट 3 पेजेस में वो काफ़ी कुछ लिखती है. बट यहाँ पे जो डायरी में उसने स्पेसिफाई किया है कि उसके आर्गुमेंट्स बेसिकली क्या थे, दैट वे आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. टॉकिंग इज a student's trait, and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself
of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. And that there is not much you can do about inherited traits. तो वो बहुत ही लॉजिकली एक तरीके से अपना आर्गुमेंट जो है वो रखती है. वो क्या कहती है? टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट. आमतौर पे स्टूडेंट्स का ये नॉर्मल जेन्युइन बिहेवियर होता है, जेन्युइन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे टॉक ड्यूरिंग द क्लास. वो क्लासरूम में आपस में बात करते रहते हैं. इट्स ए वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग और इट्स अ वेरी जेन्युइन ट्रेट. ये नॉर्मल बिहेवियर है उनका, तो उसको लेकर के उसे इतना पनिश नहीं किया जाना चाहिए. एक तरीके से वो ये आर्गुमेंट दे रही है अपने उस ऐसे में. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और वो अपना बेस्ट देती है कि वो इस टॉकिंग के जो हैबिट को है वो कंट्रोल में रखे. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ. लेकिन वो अपने आप को सही नहीं कर पाएगी. क्यों नहीं कर पाएगी? इसके लिए एक और वो आर्गुमेंट देती है, because of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. क्योंकि मेरी माँ भी उतना ही बात किया करती थी जितना कि मैं करती हूँ, अगर ज्यादा नहीं तो ऑलमोस्ट इतना तो वो भी मीन्स टॉकेटिव थे. एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. आपको पता होगा ट्रेट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स. एक वो ट्रेट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक जो आपको अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं, डेट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स, और उसका आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं. वही वो बात कर रही है कि टॉकिंग इज ए इनहेरिटेड ट्रेट फॉर अस. और चूंकि स्टूडेंट का भी ट्रेट है तो दो चीजें हैं, तो वो टॉकिंग को लेकर के बहुत कुछ कर नहीं सकती है. और ये ऐसे जाकर के वो सबमिट करती है. मिस्टर कीजिंग वो ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, और वो फिर से और गुस्सा हो जाते हैं. फिर उसे एक और सेकंड ऐसे पनिशमेंट के तौर पे लिखने के लिए देते हैं. एंड दिस टाइम ही गिव्स हर द टॉपिक एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. कि वैसा चैटर बॉक्स जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है, जिसे सुधारा ही नहीं जा सकता है, ठीक है. बिकॉज अगर उन्होंने उसे चैटर बॉक्स कहा तो उसने क्या किया, उसके फेवर में आर्गुमेंट्स लेकर के एक 3 पेज का ऐसे लिख दिया. एंड दिस टाइम मिस्टर कीजिंग द मैथ्स टीचर हैज गिवन एन फ्रैंक न्यू होमवर्क, एन एक्स्ट्रा होमवर्क, again in the form of essay with the topic and incorrigible chatter box. तो अब क्या होता है, let's see. वो उस essay का भी कुछ ना कुछ वो लिख करके लाती है और ऑलमोस्ट जो भी चीज उसके माइंड में थी, जो भी पॉजिटिव आर्गुमेंट्स वो दे सकती थी वो देती है. स्टिल मिस्टर कीजिंग इज नॉट सेटिस्फाइड. और फिर से वो चूंकि बात करती हुई पकड़ी जाती है, तो इस बार वो उसे एक तीसरा ऐसे लिखने के लिए देते हैं फिर से. एंड विद द टॉपिक क्वैक क्वैक एंड क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. क्वाक क्वाक एंड क्वाक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. तो ये एक तीसरा ऐसे उसको दे देते हैं फिर से लिखने के लिए कि फिर से एक ऐसे लिख करके लाओ. एंड दिस टाइम एने वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स. एक तरीके से अब उसे समझ में नहीं आता है, उसे जितना कुछ लिखना था उसने पहले और दूसरे ऐसे में लिख दिया था कि अब वो क्या लिखे. So this time he wrote with the help of her friend. एक उसका कोई फ्रेंड होता है जो पोइट्री में काफी अच्छा होता है. तो इस बार वो ऐसे जो है वो वर्स के फॉर्म में लिखती है और इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री. तो थोड़ा सा पोएटिक फॉर्म में लिखती है और एक कहानी क्रिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री. एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करती है. एंड दिस स्टोरी वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. और वो स्टोरी क्या होती है, सिंपल सी स्टोरी होती है कि एक डक है मदर और उसका फादर है स्वान, और उनके 3 छोटे छोटे से डकलिंग्स हैं. और चूंकि डकलिंग्स हैं तो उनका नॉर्मल ट्रेट है कि वो क्वाक क्वाक करेंगे ही. तो और फादर जो है वो उनको इतना मारता है कि उनकी डेथ हो जाती है. किनकी? वो 3 जो छोटे छोटे डकलिंग्स थे, बेबी डकलिंग्स, उनकी डेथ हो जाती है. दे वे बीटन अप टू सच एन एक्सटेंट दैट दे डाइड. और वो क्यों पीटता है उन्हें? बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक किया करते थे. तो बाय दिस स्टोरी व्हाट द एने फ्रैंक ट्राई टू कन्वे और ट्राई टू आर्ग्यू इज, वो क्या बताना चाहती है कि क्वैक करना उसका इनहेरिटेड ट्रेट था, वो उसका जेन्युइन बिहेवियर था. किसका? जो डकलिंग्स थे छोटे छोटे, उसकी वजह से उसका फादर उसको मार डालता है. तो एक तरीके से इस स्टोरी के जरिए वो एक मैसेज देना चाहती थी इनडायरेक्ट फॉर्म में कि बात करना जो है, टॉकिंग अराउंड द क्लास
इज ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स, इस वजह से उसे इतना ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो और by this story or by his by her poem, in fact which is poetic in form but in fact it's a short story जो वो डालती है अपने उस पोएट्री में, उस ऐसे में, तो उसके जरिए वो यही प्रूव करती है कि जो चैटिंग करना है, जो क्लासरूम में चैटिंग इन द सेंस द टॉक स्मॉल टॉक्स दैट स्टूडेंट्स जनरली डू इन क्लासरूम इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स एंड इट शुड नॉट बी क्वाइट पनिशेबल, और बहुत ज़्यादा पनिशेबल ये नहीं होना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली अच्छा होता है कि मिस्टर कीजिंग जो है वो जोक को सही तरीके से लेते हैं, वो उस पर और गुस्सा नहीं करते हैं। एंड सिंस देन एने हैड बीन अलाउड टू टॉक, और उसके बाद एन फ्रैंक जो है उनको अब बात करने की छूट मिल जाती है, उसके बाद उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। और इनफैक्ट मिस्टर कीजिंग जो है वो भी अब जोक मतलब उस चीज़ को पूरे क्लासरूम में उस स्टोरी को पढ़ के सुनाते हैं, दूसरे क्लासरूम में भी उस स्टोरी को पढ़ के सुनाते हैं। एंड मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, तो उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। So this is the story, this is the end of the chapter here। क्योंकि इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्रीफ स्केच अपनी लाइफ का उन्होंने बताया है in the first part of the chapter, and in the second part of the chapter he has described just a small incident of her school। अपने स्कूल का एक छोटा सा इंसिडेंट उन्होंने डिस्क्राइब किया है, which shows the relationship between a teacher and a student। उस रिलेशनशिप को दिखाता है, स्पेशली द रिलेशनशिप बिटवीन ए मैथ्स टीचर एंड द टॉकेटिव स्टूडेंट्स लाइक एन फ्रैंक। तो उसके बाद क्या होता है, यही चीजें, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल लुक एट सम सैंपल क्वेश्चन एंड आंसर, लेट्स हैव अ लुक। नाउ हियर आर सम सैंपल क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, why does Anne Frank think that paper has more patience than people? देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था जो उसने शुरू में ही लिखा है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो ऐसा वो क्यों कहती है कि लोगों से ज्यादा जो पेपर है उसके पास पेशेंस ज्यादा होता है? व्हाई डज शी से दैट? तो क्यों ऐसा कहती है? बिल्कुल चूंकि वो क्या करती है, डायरी राइटिंग स्टार्ट करती है, उसके पास आसपास काफी लोग होते हैं लेकिन उसको ऑनेस्टली एकदम पेशेंसली सुनने वाला कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं। तो दैट्स वाई उसे ये लगता है कि पेपर जो है, चूंकि उससे आप बहुत ही काम तरीके से जो भी आपको बात करनी हो आप इजिली राइट इट डाउन कर सकते हो, और वो सारे सीक्रेट्स जो है वो अपने अंदर ही रखेगा, किसी को बताएगा नहीं जब तक कि आप नहीं चाहें। सो एंड बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल because it listens to her more patiently and silently, it does not react like other people। और दूसरे लोग क्या करेंगे, लोग जो हैं अगर आप उनसे कोई बात कर रहे हैं तो जनरली पीपल रिएक्ट बट द पेपर डजंट, दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट पेशेंसफुल, not react like other people, and also because she can confide in her diary all her secrets। वो अपने सारे सीक्रेट्स उससे बता सकती है बिना इस डर के कि वो सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे। सो one more question here, what does Anne write in her first essay to support her habit of talking so much? पहले ऐसे में वो कौन से आर्गुमेंट्स देती है इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि वो ज्यादा बात करती है? तो वो कोई बुरी बात नहीं है। तो हर आर्गुमेंट्स वर क्वाइट क्लियर कि वो बताती है कि किस तरीके से बात करना जो है वो स्टूडेंट्स का जनरल बिहेवियर है, और फिर उसकी माँ भी बात काफ़ी ज़्यादा करती थी, इसलिए ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है उसके अंदर। सो दैट्स द आर्गुमेंट बिहाइंड द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच इन द क्लासरूम। यही आर्गुमेंट वो अपने जो ये हैबिट है बहुत ज़्यादा बात करने वाला, उसको सपोर्ट करने के लिए यही आर्गुमेंट वो अपने पहले ऐसे में देती है। क्या है आंसर? आंसर हियर आई हैव रिटन इज, एन फ्रैंक सपोर्ट्स हर Nante by stating that talking is a student's trait and she will try to control it, but she also says that she has got it from her mother and such inherited traits cannot be curbed। आमतौर पे जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स जो आपको अपने फादर या मदर से या पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं, उसको कर्व करना, उसको कंट्रोल करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। सो दिस इज द argument that she gives in her first essay to support her habit of talking so much। I hope आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड
I assure you once again that this is one of the most important chapters from your prose section. अगर आपको कोई एक दो चैप्टर भी पढ़ने हो तो ये चैप्टर जरूर से जरूर पढ़िए, एंड प्लीज गो थ्रू द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो के बाद या आप पहले भी पढ़ के इस वीडियो को देखिए। So okay, have a great day and please do subscribe to our channel and have comments if you have any queries regarding the chapter or English syllabus. Thanks for watching the video. Have a great day.